नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भक्तन, और ये लिखा गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा। तो हमने इस चैप्टर को अपने लास्ट कुछ सेशन पहले जो है स्टार्ट किया था और पाठ्य पुस्तिका से हम इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और अब हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक गद्यांश वाइज, यानी कि इसको जिस तरह से ये आपके एग्जाम में आता है, आपका एक गद्यांश आता है और उसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप लास्ट 5 ईयर्स के अगर सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये चैप्टर वहां पर हर जगह दिखाई देगा, चाहे आप गद्यांश के रूप में देखें, चाहे प्रश्नोत्तर से देखें, चाहे लॉन्ग आंसर के रूप में देखें। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर एक एक गद्यांश को लेकर उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही फिर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसको हमने किस तरह से यहाँ पर पढ़ा। आपने देखा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर लेखिका के बारे में पढ़ा और लेखिका का परिचय हमने आपको यहाँ पर दिया, जो कि हमने एक बार पहले जब हम अपने चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी कि पाठ्य पुस्तिका से जब हम पढ़ रहे थे अपने चैप्टर को, जब हम पाठ्य पुस्तिका से पढ़ रहे थे अपने चैप्टर को, तो उस टाइम पे भी हमने यहाँ पर लेखिका का परिचय आप लोगों को बताया था। और उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में भी पूरा जो यहाँ पर भाषा शैली से लेकर उनकी जो रचनाएं हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पाठ के प्रतिपाद्य विषय एवं सारांश को आपके साथ डिस्कस किया कि क्या है पाठ का सार। अब देखिए, जो पाठ का सार है उसमें मैंने आपको जो लक्ष्मी है, जो लक्ष्मण है, जो भक्तन है, उसके जीवन के जो चारों परिच्छेद हैं उनसे आपको एक बार फिर से आपको बताया कि किस तरह से उसने अपने जीवन के लगभग किसी भी परिच्छेद में जो है बहुत अच्छा उसने सुख जो है नहीं देखा और बहुत सारी चीजें जो है उसके जीवन के बारे में और साथ ही लेखिका के बारे में भी। देखिए, यहाँ पर एक जो सबसे मेन चीज आती है ना, लेखिका कहती है कि वो भक्तन को इसीलिए नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि उसकी वजह से, यानी लेखिका के जीवन के भी काफी जो पहलू हैं वो उभर कर आए। देखिए, क्या होता है कि कई बार जो है इंसान अपने आप को कैसे वो अपने आप को दूसरों के सामने रखता है वो चीज अलग होती है, लेकिन कैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कई बार वो दूसरों की वजह से भी सामने आती हैं, दूसरों के एक्शन से भी सामने आती हैं कि किस तरह का हमने रिएक्शन देना है, कैसे हमने एक तरह से रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने जो बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी बताती है कि यहाँ पर वो अपने आप को जैसे वो कहती है कि लगभग 50 साल से मैं इनके साथ हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि लेखिका कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तब तो जो भक्तन की उम्र है वो 100 से भी अधिक है और लेखिका जो है मतलब 75 की हो चुकी हैं। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि उन्होंने साथ में उनको काफी ज्यादा टटोला है, काफी देखा है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने भक्तन के बारे में जो है जाना है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा संस्मरणात्मक रेखा चित्र, देखिए मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर है आपके गद्य खंड में जो चैप्टर होते हैं, काव्य खंड में जो आपके चैप्टर होते हैं उनको अलग अलग विधाओं में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई चैप्टर आपका कहानी विधा में लिखा जाता है, कोई निबंध विधा में लिखा जाता है, कोई यात्रा वृतांत के रूप में लिखा जाता है, कोई आपका रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है, कोई संस्मरण के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये संस्मरणात्मक यानी कि उन चीजों को याद कर करके लेखिका ने ये चैप्टर कैसे लिखा है। लेखिका ने उन जब से वो महादेवी वर्मा जब से साथ हैं उनके भक्तन के, तब से उनके बारे में सोच सोच के, उनकी चीजों को और उनके बारे में जान के कि कैसा उनका बचपन से लेकर अभी तक का जो जीवन का उनका सफर रहा है उनके बारे में जान करके ये
संस्मरणात्मक रेखा चित्र उन्होंने खींचा है, जिसको स्मृति की रेखाएं जो उनकी रचना है उसमें संकलित किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने जानी थी जो लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ ली थी और समझ ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पर जाना था कुछ कठिन शब्द, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी चैप्टर को रीड करते हैं, चैप्टर को जब पढ़ते हैं, तो जितने भी कठिन शब्द होते हैं उनको जरा उसी टाइम पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। जहां पर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो उसी टाइम क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे कठिन शब्द भी यहाँ पर आपको दिखाए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं हमारे अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, यानी कि हमें चैप्टर कितना समझ में आया, और यही एक गद्यांश के रूप में बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में भी ये आता है। तो यहाँ पर जो पहला गद्यांश था वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने यहाँ पर वो वाला गद्यांश है ये, जहां पर लेखिका ने जो भक्तन है उसके सेविका धर्म की, वो किस तरह से अपना सेविका धर्म निभाती हैं, किस तरह से वो सेवा करती हैं। तो वो बताती हैं कि सेविका धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन किसी अंजना की पुत्री ना होकर, ठीक है ना, क्योंकि हनुमान जी किसके पुत्र हैं, हनुमान जी अंजना के पुत्र हैं। तो लेखिका कहती हैं कि हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली जो भक्तन है वो किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, और इसका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। लेकिन जैसे वो कहती है मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, अब देखिए महादेवी, ठीक है ना, वो कहते हैं जिस तरह से मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, बिल्कुल उसी तरह से लक्ष्मी की समृद्धि भी भक्तन के कुंचित रेखाओं में, कपाल की कुंचित, कुंचित यानी कि सिकुड़ी हुई, जो उसके माथे की, जो आपने देखा होगा वृद्धावस्था में जो माथे की जो रेखाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो कहती हैं जिस तरह से मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, कि केवल मात्र नाम होने से मैं महादेवी नहीं बन जाती, ठीक है ना, क्योंकि महादेवी महान है जो देवी, ठीक है, कौन सी, जैसे दुर्गा, ठीक है ना, लक्ष्मी, गौरा, ठीक है ना, सीता, तो इनको हम कहते हैं महादेवी। तो यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि जिस तरह से मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की जो समृद्धि है वो भक्तन की कुंचित, कपाल की कुंचित जो रेखाएं हैं उनमें नहीं बंध पाई। और जैसे वो कहती हैं कि वैसे तो जीवन में सबको अपने नाम का विरोधाभास जो है अक्सर झेलना पड़ता है, और इसके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग सा प्रश्न भी आपको बताया था कि अपने आसपास आप देखें कि किस किस के नाम जो है वो, जैसे मैंने बताया था शांति नाम की जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा एक तरह से बातें करती है या झगड़ा करती है, ठीक है ना। तो इसी तरह की चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपके आसपास जो लोग होंगे उनमें किस तरह से आपने कई लोगों में नाम का विरोधाभास देखा है, ये लास्ट हमने प्रश्न यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है ना। तो इस तरह से इस पूरे छोटे से गद्यांश में से हमने यहाँ पर 4 प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो जिसमें एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2-3 चीजें जो हैं ये आपके परीक्षाओं में आती हैं, 2-3 प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है भक्तन के संदर्भ में हम हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है, या भक्तन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास है। ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है कि उसके नाम का क्या विरोधाभास है उसके जीवन में, ठीक है ना। और दूसरा, भक्तन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की और क्यों। तो ये जो प्रार्थना थी वो मेरा असली नाम जो है, यानी कि जो मेरा भक्तन, जो मेरा नाम, जो लक्ष्मी जो मेरा नाम है असली वाला, वो बार बार ना लें और ना ही किसी के साथ शेयर करें, बताएं ना किसी को। तो ये उन्होंने प्रार्थना की थी, और क्यों की थी इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से यहाँ पर पहला जो यहाँ पर गद्यांश था उसको हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो ध्यान से जरा समझिएगा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना
बन चुका था। अब देखिए ये बात उस टाइम की है जब भक्तन का जो है गौना हो चुका था, लक्ष्मी का गौना हो चुका था और उसके पिताजी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। लेकिन जो विमाता है वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है और उसके बाद संपत्ति मतलब वो नहीं चाहती कि जो संपत्ति है वो बटे, किसी और को मिले, ठीक है ना। तो उसने मरणांतक रोग, यानी कि जो ऐसा रोग जो मृत्यु तक लेकर जाए, उसका समाचार उसने तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना बन चुका था। यानी कि जब वो समाचार जो है मृत्यु की सूचना बन चुका था, तब उसने वो समाचार उन्हें भेजा। रोडने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी कुछ नहीं बताया। अब देखिए सास जो थी वो भी थोड़ा सा तेज थी, तो रोने पीटने के अपशगुन से जो है कि कहीं अगर इसको यहीं पे बता दिया जाए कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो ये यहीं पे रोना पीटना शुरू कर देगी और रोना पीटना हमारे घर के लिए शुभ नहीं होगा। तो इसीलिए उसकी सास ने भी क्या बताया कि तुम बहुत दिनों से नहर, या देखिए इसको कहीं पर पीहर भी लिखा जाता है, कहीं पर नहर लिखा जाता है, इसका अर्थ होता है मायका, ठीक है ना। तुम बहुत दिनों से नहर नहीं गई हो, सो जाकर देख आओ। और यही कहकर उसने बहुत अच्छे से उसको पहना ओढ़ाकर सास ने उसको विदा कर दिया, यानी कि उसको उसके मायके भेज दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वह गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए थे। अब देखिए इस अप्रत्याशित अनुग्रह, यानी कि जिस अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी उसको बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि उसकी सास उससे खुद कहेगी कि बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम मायके जाकर आओ, तो ये बहुत ही अप्रत्याशित सी बात थी। तो जब उसको ये चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा अचानक से ये पता चला कि उसको मायके जाना है, तो जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों, यानी कि उसको फील ही नहीं हो रहा था कि वो चल रही है, उसको लग रहा था जैसे वो उड़ जाएगी, मानो वो उड़ के चली जाएगी अपने मायके। लेकिन ये पंख जो है गांव की सीमा तक पहुंचते ही झड़ गए थे। यानी कि अब उसको जब वहां पर ये बातें सुनाई दी, जैसे ही वो अपने गांव की सीमा पर पहुंची, उसका गांव जहां से शुरू होता है, तो उसको ये अस्पष्ट सी ध्वनियां, क्योंकि कोई भी उसके सामने व्यक्त नहीं करना चाह रहा था कि उसको पता चले अभी से, लेकिन उसने सुन लिया था कि हाय रे लक्ष्मण अब आई, कि अब जब जो है यहां तक पहुंची कि हाय रे लक्ष्मण अब आई। और यही चीजों की पुनर्वृत्तियां, यानी कि एक ही चीज को सारे लोग जो है बार बार रिपीट कर रहे थे, जहां जहां से वो गुजर रही थी, तो सभी लोग जो है अस्पष्ट बात थी, यानी कि क्लियरली नहीं बोल रहे थे, लेकिन स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, कि उसको वो लोगों की स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां कि अब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब तुम पहुंची हो, और उसके प्रति जो सहानुभूति की दृष्टि थी वो उसको स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसको उसके घर तक ठेल कर ले गई थी। पर वहां अब जब वो घर पर पहुंची तो वहां पर ना तो उसके पिता का शेष चिन्ह था और ना ही उसकी विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश, लेश अर्थात अंश मात्र भी नहीं था। कि जब उसके पिता को भी, यानी कि एक तरह से उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और पिता को शायद जो है अंतिम जो उनका संस्कार भी कर दिया गया था, और जैसे ही वो घर पहुंची ना तो उसके पिता वहां पर थे और ना ही उसकी विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का बिल्कुल भी लेश मात्र था। यानी कि अभी तक तो शायद वो जितना भी चुप रहती होगी वो उनके पिता की डर से रहती होगी, या जितना भी वो नहीं बोलती होगी, लेकिन आज उसने बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। दुख और स्थिल, दुख से स्थिल मतलब दुख से वो बिल्कुल स्थिल हो गई, जम गई, और अपमान से जलती हुई उस घर में बिना पानी पिए अपने ससुराल उल्टे पैर लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने पिता के चीर विछोह, इसका भी अर्थ मैंने आपको बताया था, जो अंतकालीन, यानी कि बिल्कुल जो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, चीर विछोह जो कभी वापस नहीं आएंगे की मर्म व्यथा उसने व्यक्त की थी। यानी कि वो किसके सामने वो सब चीजें, किसके सामने अपना दुखड़ा रोती, किसके सामने अपना दुख व्यक्त करती, तो जो अपनी मां पर आया हुआ गुस्सा था वो उसने अपनी सास पर निकाला, खरी खोटी सुनाई, और उसके बाद अपने पति के ऊपर सारे गहने फेंक फेंक कर उसने अपने पिता के चीर विछोह की मर्म व्यथा को व्यक्त किया।
अब देखिए बहुत अच्छे से आपको ये गद्यांश मैं आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। और चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी मैंने काफी अच्छे से आपको इसको क्लियर किया था, बताया था। तो केवल 4 प्रश्न हैं इससे, जैसे भक्तन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा, तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही आसान सा आंसर है। आपने देखा कि वो उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि उन दोनों का यानी कि जो बाप बेटी थे, यानी कि उनके लक्ष्मण के पिता का अपनी बेटी के प्रति और बेटी का अपने पिता के प्रति एक अगाध प्रेम था। बहुत प्रेम करते थे वो अपनी बेटी को, क्योंकि वही उनकी इकलौती संतान थी, जिस कारण उसकी विमाता जो थी, उसकी सौतेली माँ जो थी, वो उससे ईर्ष्या करती थी, चिढ़ती थी, ठीक है ना। और दूसरा जो है, वो इकलौती संतान होने के कारण अपने पिता की संपूर्ण जायदाद, संपूर्ण संपत्ति की इकलौती हकदार थी। और वो विमाता जो थी वो कभी भी उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहती थी। इसीलिए अगर वो मृत्यु से पहले शायद आ जाती तो सारा का सारा जो सारी की सारी संपत्ति जो है शायद वो अपनी बेटी को दे देते। इसीलिए उन्होंने मरणांतक यानी कि मृत्यु तक की जो बीमारी थी, यानी कि जो उन्हें मृत्यु तक लेकर गई बीमारी, तब तक उन्होंने लक्ष्मण को संदेश नहीं भेजा। देर से दिया, यानी कि जब उनके जो मरणांतक बीमारी का, कि अब ऐसी बीमारी लग गई है कि मृत्यु हो जाएगी, तो वो बीमारी का जो समाचार जब मृत्यु में नहीं बदल गया कि मृत्यु हो गई है, तब तक उन्होंने समाचार नहीं भेजा, ठीक है ना। तो इस तरह से सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर मायके भेजा और क्यों? देखिए, क्योंकि जो सास जो थी अपने घर में वो रोने पीटने के अपशगुन से बचना चाहती थी। वो चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके पिता की मृत्यु हुई है तो रोना तो आएगा ही, दुख तो होगा ही। तो वो चाहती थी कि मेरे घर में ये अपशगुन ना हो, रोने पीटने का तमाशा मेरे घर में ना हो। ये सोचकर उसने जो लक्ष्मण है उसको ये बोलकर कि तुम बहुत दिनों से अपने पीहर नहीं गई हो, अपने नहर नहीं गई हो, इसीलिए वहां जाकर देख आओ। और ये कहकर उसने लक्ष्मण को उसके मायके भेजा, और मतलब एक तरह से अच्छे से तैयार करके उसके मायके भेज दिया। गांव में जाकर लक्ष्मण को कैसा व्यवहार मिला? अब जैसे गांव में जब वो गई तो उसको जैसे ही वो गांव के दरवाजे पर पहुंची तो सबसे पहले तो लोगों का उसको एक तरह से लोगों की जो सहानुभूतियां थी और लोगों का जो व्यवहार था, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की अब हाय रे लक्ष्मण अब आई, कि अब जो है एक तरह से लोग शिकायत कर रहे थे कि तू अब आई, और दूसरा सहानुभूति दे रहे थे। घर में विमाता ने आज तो उससे सीधे मुंह तक बात नहीं की और वह दुख और अपमान से पीड़ित होकर वापस लौट आई। भक्तन ने पितृशोक किस प्रकार से जताया? अब देखिए इसको मैं रिवाइज नहीं करूंगी, इसको आपके लिए आंसर छोड़ दिया है, इसको आप आंसर खुद देंगे। बहुत ही इजी सा है, जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको क्लियर किया है कि किस तरह से उसने अपने पितृशोक को जताया, कैसे उसने इस बात को कैसे उसने अपना जो है मन की भड़ास जो है निकाली, अपना दुख जो है जताया। अगला गद्यांश हम यहाँ पर लेंगे, अगले गद्यांश को पढ़ेंगे और एक एक चीजें जो है आप ध्यान पूर्वक जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके एग्जाम का जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख अधिक था, यानी कि जब वो जीवन के दूसरे परिच्छेद में थी तो वहां पर भी सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा था। जब पहला परिच्छेद तो था उसका मायका, जहां मात्र 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था, मात्र 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया था। तो और उससे पहले भी पिता से तो उसका अगाध प्रेम था, लेकिन जो विमाता थी वो उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी, बहुत ज्यादा एक तरह से उसको अच्छा नहीं मानती थी। तो काफी बचपन में ही अपनी स्वयं की जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक जीवन का जो पहला परिच्छेद था उसमें दुख तो थे ही, ठीक है ना। लेकिन अब जीवन जब विवाह के पश्चात, क्योंकि जो एक बेटी होती है विवाह के पश्चात जब वो ससुराल जाती है तो वो कभी भी ये सोच कर नहीं जाती कि उसको वहां दुख भोगने पड़ेंगे, कष्ट भोगना पड़ेगा या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भक्तन का जो दूसरा परिच्छेद था उसमें भी सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा थे। देखिए, दुख भोगकर तो वो आई थी,
लेकिन यहाँ भी सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा थे। जब उसने गेहूं रंग की बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, तब सास और जेठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। देखिए, जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली, जो उसकी पहली कन्या थी, पहली बेटी हुई उसकी, उसके बाद 2 संस्करण और उसने किए, यानी कि 3 बेटियां हो गई, तो तब अब उसकी सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा करना शुरू कर दिया। और ये उचित भी था, यानी कि क्योंकि वो जो समय था, उस टाइम पे पितृ प्रधान था, ये जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी कि अगर बेटा हो जाता है परिवार में, लड़के का होना जो है शुभ माना जाता था, बेटे का होना शुभ माना जाता था। तो क्योंकि और उनके घर में तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि सास के भी 3-3 कमाऊ बेटे थे, 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर वो मचिया के ऊपर विराजमान रहती थी। पुरखिन के पद पर वो अब अभिषिक्त हो चुकी थी, घर की पुरखिन बन गई थी, क्योंकि 3 कमाऊ बेटे हैं अच्छे खासे और बेटी नहीं है, तो पुरखिन के पद पर वो विराजमान हो चुकी थी। और उसके बाद जो दोनों जेठानियां थी, उसके भी काक भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, यानी कि उन्होंने भी बिल्कुल काले काले जो है पुत्र पैदा किए थे। और इस तरह से अगली उम्मीदवार जो थी पुरखिन के पद की, वही थी। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी वो लीक को छोड़कर क्या अर्थ होता है इसका, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक जो क्रम चला आ रहा था, ठीक है ना, एक कहते हैं ना कि एक जो रीति चली आ रही थी, उसने बिल्कुल उसको तोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए, बेटा हो चाहे बेटी, ये तो किसी के हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में है। ये एक तरह से ये ऐसा नहीं है कि बेटा ही होगा या बेटी ही होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब उसकी 3 बेटियां हुई तो उसको बिल्कुल लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, यानी कि उसको इस बात का दंड मिलेगा कि कैसे उसने 3-3 बेटियां जो है पैदा की, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर हमारा जो गद्यांश है वो कंप्लीट होता है। इतना ही था गद्यांश। अब इसी से कुछ प्रश्न यहाँ पर हमने बनाए हैं। भक्तन के जीवन में के दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। अब देखिए क्या हुआ कि उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जैसे हमने बताया कि उसके जीवन पहले परिच्छेद जो था उसके जीवन का, उसमें भी उसको काफी सारे दुख थे। लेकिन जीवन का जो दूसरा परिच्छेद था, वहां पर भी ऐसा हुआ कि एक के बाद एक गेहुए रंग की 3 बेटियां जो है उसकी हो गई थी। इस कारण जो है उसके परिवार ने, उसकी सास ने उपेक्षा करना, एक तरह से उसकी उपेक्षा परिवार में होने लगी थी। लेखिका की राय में भक्तन की उपेक्षा उचित थी या नहीं। देखिए, लेखिका की राय में भक्तन की उपेक्षा उचित थी। क्यों उचित थी? अब देखिए, ये उन्होंने व्यंग में कही है। इस बात को हमें यहाँ पर सीरियसली नहीं लेना है कि अगर किसी की बेटी हो जाती है या कोई पुत्री होती है किसी की, तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, पुत्री ही तो, कन्या ही तो, बेटी ही तो संसार की सृजन करता है, ठीक है ना। अगर बेटा होता है तो वो भी तो पुत्री के कोख से ही होता है, ठीक है ना। तो ये लेखिका ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यंग किया है कि उसकी उपेक्षा करना तो उचित है, क्यों नहीं उचित है? कैसे उसको भारतीय समाज में सम्मान मिलता? अगर वो पुत्र को जन्म देती तो शायद उसको भारतीय समाज में, एक तरह से उन्होंने उस टाइम की जो एक पितृसत्तात्मक जो प्रथा थी, ठीक है ना, जो पितृसत्तात्मक प्रथा उस टाइम पे चलती थी, उसका उन्होंने यहाँ पर कड़ा जो है उस पर व्यंग किया है। क्योंकि अगर बेटा होता, अगर ये पुत्र को जन्म देती, तो शायद ये जो है इसकी उपेक्षा नहीं होती। उस टाइम पे जो है पुत्री को पैदा करने वाली लड़कियों को जन्म देने वाली स्त्रियों को अशुभ माना जाता था। तो अब भक्तन ने तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 पुत्रियों को जन्म दिया था, तो उसकी उपेक्षा तो उचित थी। यानी कि ये एक व्यंग है। देखिए, इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी
अपने केवल शब्दों पे नहीं जाइएगा, जो शब्द के भाव हैं, जो शब्द में व्यंग छिपा हुआ है शब्दों में, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों भक्तन की उपेक्षा उचित थी उस टाइम पे। तो जैसे मैंने कहा कि पितृ सत्तात्मक समाज पर यहाँ पर कठोर व्यंग किया है कि अगर जो है लड़का पैदा होता, पुत्र को अगर वो जन्म देती, तो शायद उसको समाज में सम्मान मिलता, जिस तरह से उसकी सास को मिला हुआ है, 3-3 कमाऊ बेटे उसके हैं और वो बिल्कुल बचिया पर विराजमान रहती है पुरखिन बनकर। और अब जो जेठानियां हैं उनके भी 2-2 जो है बेटे हैं, भले ही वो काक भुशुंडी जैसे हैं, ठीक है ना। तो काक भुशुंडी के लिए भी यहाँ पर बताया है, काक भुशुंडी यानी कि जो रामचंद्र जी के टाइम पे श्राप के कारण जो है उनको कौवा बना दिया गया था, कुछ कहानी इस पर है। तो कौवा यानी कि बिल्कुल काले, काक भुशुंडी यानी कि बिल्कुल काले काले जो है पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया था। फिर भी वो उस पुरखिन के पद के लिए दावेदार थी कि अगर जो है सास को कुछ हो जाता है तो फिर वो इस मचिया पर बैठेंगी और इस घर की पुरखिन बनेंगी, यानी कि जो भी काम होगा उनके इशारों पर होगा, ठीक है ना। तो अगर ये सब कुछ तब होता जब भक्तन के भी बेटा होता, लेकिन उसकी तो बेटियां हुई है, तो उसकी उपेक्षा तो उचित थी, ठीक है ना। तो ये एक व्यंग है, इसको इस तरह से इसका आंसर थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। अगला प्रश्न है, जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? तो जाहिर सी बात है, ये मैंने पहले वाले में ही आंसर क्लियर कर दिया है कि जेठानियों ने काक भुशुंडी जैसे जो है काले काले पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया था। और लेकिन वो क्या थे? पुत्र थे, भले ही वो काले थे, पीले थे, नाकारे थे, बेकार थे, ठीक है ना, लेकिन वो पुत्र थे, ठीक है। तो इसीलिए वो भी पुरखिन के पद के लिए दावेदार थी। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगला, छोटी बहू कौन थी और उसने कौन सा अपराध किया था? इस प्रश्न को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, ये आपके लिए है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है ना, ये बिल्कुल निचोड़ है सारे प्रश्नों का। तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी समझ में आया है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही इजी सा आंसर है और मुझे लगता है इसी तरह के आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब देखिए अगला गद्यांश है, इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़कर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके उसके पति ने उसे कभी उंगली तक नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी और पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह भी बहुत चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही तो पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। क्योंकि जहां पर जो है पति सख्त है, ठीक है ना। अगर देखिए जब कोई भी बेटी या पत्नी जो है ससुराल में अगर जाती है, तो वो ठीक है कि वहां पर परिवार भी अच्छा होना चाहिए, या सास ससुर भी अच्छे होने चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका सच्चा जो जीवन साथी है, जिसके साथ वो विवाह करके आई है, जिसके साथ वो अपना जो है पूरा परिवार, अपना सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो 20-25 साल की जो उम्र होती है उसमें जो है इंसान काफी कुछ अचीव कर लेता है, काफी सारी चीजें उसको एक तरह से पूरा जो जीवन का व्यवहार है या जो भी उसने सीखा है, जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ जो है वो सीख कर आती है, वो सब कुछ जो है वो छोड़कर यहाँ पर आती है। तो अगर उसका पति, उसका जीवन साथी अगर उसके साथ है, सच्चा है, उसका साथ देने वाला है, तो पत्नी जो है कुछ भी कर सकती है कि किसी भी एक तरह से मुश्किल परेशानी से आगे निकल सकती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न भी इसी तरह के आएंगे। तो देखिए वो वही काम करती थी, इसीलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि संबंध में उसको ज्ञान बहुत उसका बढ़ा चढ़ा कर था। तो उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा में भीतर से पुलकित होते हुए ये सब कुछ ले लिया था, और उसे सबसे अच्छा भी रहा, क्योंकि साथ ही वो दोनों परिश्रमी भी थे। तो उसका
वो सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। तो ये उस टाइम की बात है जब उनके घर का बंटवारा हुआ था और किस तरह से ये बंटवारा हुआ था, कैसे। तो इसमें काफी सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। और थोड़ा सा रीड करती हूँ आपके लिए प्रश्नों को, और ये आपके लिए होमवर्क है सारे प्रश्न, इनको जरा नोट भी कर लीजिए। पहला प्रश्न है, दंड विधान की बात किसके संदर्भ में की जा रही, किसके संदर्भ में की जा रही है और क्यों? खोटे सिक्कों को की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम से बढ़कर ही थी, स्पष्ट कीजिए। भक्तन को अलग होते समय सबसे अच्छा भाग कैसे मिला और उसका परिणाम क्या रहा? तो ये चारों ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी हैं अगर आपने अच्छे से टॉपिक को समझ लिया है तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपके 4 से 5 जो है गद्यांश पढ़ लिए हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी डिस्कस कर लिए हैं। बाकियों को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने यहाँ पर जो कुछ पढ़ा आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और जो कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं आप उनको घर से लिखकर लाने का प्रयास करेंगे। बाकी का जो टॉपिक है, बाकी के जो गद्यांश हैं, उनको आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हल करेंगे। तो तब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।